हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 ट्वेल्थ क्लास NIOS और सब्जेक्ट था हमारा पॉलिटी। ठीक है, चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट हम इसका पढ़ चुके थे और ये वाला हमारा है पार्ट सेकंड। ठीक है, तो इस वाले उसमें हमने बेसिकली पढ़ना क्या है। पहले आपको बता दूं, हमारे चैप्टर का नाम था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो इसमें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को तो हम पढ़ चुके थे। इस वाली क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक, तो आइए फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं कि क्या है पूरा इनका कहानी। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 इस वाली क्लास के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, कोशिश की जाएगी आपको इजी वे में समझाने की। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने देखा था कि हमारे लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हमने वो देखा था, जो पुराना चैप्टर था इससे पहले, उसमें हमने देखा था कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आपने देखे थे कि जिन्हें मौलिक कर्तव्य भी कहा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य क्या थे हमारे लिए कि प्रत्येक नागरिक को कुछ प्रकार के राइट्स दे रखे हैं और उन राइट्स को ना तो कोई सरकार, ना तो कोई पुलिस, ना तो कोई बड़े से बड़ा अधिकारी, ना कोई मंत्री उनको ब्रीच कर सकता है, मतलब उनका उल्लंघन कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध फिर आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे केस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें हमने पढ़े थे कई प्रकार के राइट, है ना। और उसमें ये बताया गया था कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके केस कर सकते हैं अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा। मतलब न्याय योग्य थे, कानून का आप उसमें मदद ले सकते थे, कानून का सहारा ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की। ध्यान रखें, वो फंडामेंटल राइट्स था, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मतलब मौलिक कर्तव्य। ठीक है, हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट मीन्स मौलिक कर्तव्य। अब जैसा बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, अब आपके कुछ राइट्स दिए गए हैं आपको, तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी तो बनती हैं, कुछ कर्तव्य भी तो बनते होंगे। तो उन्हीं कर्तव्यों को आज हम इस वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, और लेकिन कुछ एक बातें हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो, जैसे कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई ब्रीच करता है, कोई उल्लंघन करता है, तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर वो कर्तव्य नहीं निभाता है तो क्या उसके लिए भी उसे कोर्ट में लिया जा सकता है या उस पर कोर्ट पर केस करा जा सकता है ना। तो ये सब बातें भी हम इसी में समझेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका कहानी क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है 42वें अमेंडमेंट के थ्रू, 42वें अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई लिस्ट जोड़ी गई 10 ड्यूटीज की, चैप्टर 4 में, आर्टिकल 51 से लेकर के। अब ये सारी बातें क्या हो गई, ये समझ में नहीं आई होगी आपको। मैं इसको थोड़ा सा इजी और करता हूँ। देखिए, जो हमारा संविधान था, आपको मैंने पहले बता दिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कानून की किताब समझिए आप इसको। ये बेसिक लॉ है हमारे देश का। सारा देश जो हमारा है इसी संविधान के तहत चलेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको पहले वाले चैप्टर में ही। तो इसमें जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाती है, कोई चीज़ घटाई जाती है, क्योंकि ऐसा तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई किताब है कॉन्स्टिट्यूशन नाम की और उसमें कुछ कानून लिख दिए गए थे जिस समय देश आज़ाद हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि उस समय जो नियम कानून बनाए होंगे वो आज तक लागू रहने चाहिए? क्योंकि उस समय की भारत की स्थिति अलग थी, लोगों की सोच अलग थी, समाज की मांग अलग थी, तो कानून भी उस हिसाब के थे। अब बदलता समाज के साथ कानून भी बदलते हैं, लोगों की मांग बदलती हैं, तो कानून भी बदलने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे संविधान में जो कुछ बातें हैं उनमें थोड़ी बहुत कुछ बातें हटाई जाती हैं, कुछ बातें जोड़ी जाती हैं। तो ये जो जोड़ने और घटाने का, नई चीज़ों को लाने का, पुरानी चीज़ों को कुछ हटाने का, उनमें कुछ एक चीज़ों का एडिटिंग करने का, तो उससे क्या कहा जाता है, इसमें पॉलिटी की भाषा में आपसे कहेंगे अमेंडमेंट। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? ये अमेंडमेंट।
इसे हिंदी में कहते हैं संशोधन। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अमेंडमेंट का मतलब क्या है। तो जब ये अमेंडमेंट होते हैं तो उसको नंबर दिया जाता है। फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, मतलब संविधान बनने के बाद पहली बार उसमें कोई छेड़खानी करी गई, मतलब कुछ बातों को हटाया गया या कुछ नई बातों को जोड़ा गया, तो उसको क्या कहा गया होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट। इसी तरह से जब बाद में कोई और नई चीज़ जोड़ी गई होगी तो उसे कहा गया होगा सेकेंड अमेंडमेंट। इसी तरह से और आगे चलते चलते जितनी बार इसमें है ना बातें जोड़ी गई होंगी, घटाई गई होंगी, तो उसे कहते हैं अमेंडमेंट। ऐसे करते करते जब 42वें नंबर का अमेंडमेंट हुआ, ध्यान रखिएगा 42nd अमेंडमेंट मतलब 42वां संशोधन जब हुआ, तो इस 42वें संशोधन में क्या करा गया कि कुछ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़े गए, मैंने आपको बताया था पूरा संविधान पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये कौन से वाला इसमें जोड़ा गया, पार्ट 4 में, हिंदी में कहेंगे भाग 4, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में जोड़ा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। भाग 4 में जोड़ा गया, और इस भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए से लेकर के 51 के तक, आर्टिकल 51 ए से लेकर के 51 के तक हमारी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिखा गया। ठीक है, टोटल तौर पर। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर आर्टिकल 51 ए से लेकर के 51 के तक में, मतलब 51 ए में कोई बात होगी, 51 बी में कोई बात होगी, 51 सी में कोई बात होगी, 51 डी में, इस तरह से करते 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 51 के तक आज हमारे सामने जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट है वो ये है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन करके इसमें कुछ बातें जोड़ी गई जिनको कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हिंदी में मौलिक कर्तव्य। ठीक, तो उस समय कितनी बातें जोड़ी गई थी, 10 ड्यूटीज़ जोड़ी गई। ठीक है, 10 ड्यूटीज़ मतलब 10 कर्तव्य जोड़े गए। चैप्टर 4 जैसे मैंने आपको बताया, भाग 4 में अंडर आर्टिकल, इस भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 51 में 51 ए को जोड़ करके और 51 ए से लेकर के 51 जे तक लिखे गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 51 के तक, तो यहाँ पर एक हो गया ना, 51 जे के बाद एक के, ये जो एक्स्ट्रा है ये बाद में जोड़ा गया। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा ऐसे किस समय जोड़ा गया और इसमें क्या बातें जोड़ी गई। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका क्या है पूरा कहानी। ठीक है, तो ये बेसिक है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आगे चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 10 ड्यूटीज़ जोड़ी गई, 10 ऐसे काम जोड़े गए जिसे भारत का हर नागरिक करेगा। अब हम उन सब ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो ये है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, क्या है हिंदी में मैंने आपको बताया, मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब देखिए, मैंने आपको इस ध्यान रखना 42 अमेंडमेंट नंबर था, भाग कौन सा है, 4 मतलब पार्ट 4, इसके अंतर्गत आर्टिकल भी आते हैं। आर्टिकल कौन सा, 51 ए से लेकर के 51 के तक है आज की कहानी, और हम सब पढ़ेंगे ये। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा क्या, जो ये 1 लिखा हुआ ना, ये कौन सा है, ये है 51 ए। आपकी बुक में इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो 51 ए है। 51 ए में हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो क्या है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेसिकली कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्या है वो फंडामेंटल राइट्स, और कोई उनका अगर वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं, उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है।
लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये ड्यूटीज़ हैं, इसके लिए कोई किसी को कोर्ट में केस नहीं कर सकता, इसके लिए आपके ऊपर कानूनी जोर नहीं चलाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलेंगे कि भाई तू तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ या जो तेरे मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं तो उनको कर नहीं रहा है, तो तेरे पे हम कोर्ट केस कर देंगे या सरकार हम पे केस कर देगी। तो सबसे पहली बात कि फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ न्याय योग्य नहीं हैं। इनके लिए हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है इसमें, लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं है हमारे ऊपर कि भाई करो ही करो, नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बेसिक मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद हम इन सबको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहला वाला है 51A, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। 51A में क्या है, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम लोग अपने संविधान की बातों का पालन करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, समझने के लिए तो समझ गए होंगे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के पालन करेंगे, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको फॉलो करेंगे, उसके आदर्श जो हैं उसको फॉलो करेंगे, है ना। जो भी संविधान के द्वारा लिखी गई बातें हैं, जो भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी संविधान में हमारी बातें लिखी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बातें हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे। साथ ही साथ हम अपने नेशनल फ्लैग, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी भी हम इज्जत करेंगे, और जो हमारा नेशनल एंथम है, जो हमारा राष्ट्रगान है, हम उसकी भी इज्जत करेंगे। ठीक, पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये हुई, जिसको लिखा गया है 51A में। ठीक, आगे चल के देखते हैं ये सेकंड नंबर में क्या है, ये है 51B। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, समझ जाना। ये वाला जो है ये है 51B। ठीक, वैसे समझाऊंगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो 51B में क्या ड्यूटी है हमारी, ये सारे भारत के नागरिकों की ड्यूटी है, ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि भाई ये करेगा, ये सब के लिए है, जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, दूसरे में लिखा हो गया है टू फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। मतलब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो हमारे उच्च आदर्श थे, जिनकी वजह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और हमारे देश को आज़ादी मिली थी, मतलब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो जो हमारे उच्च आदर्श थे, जो जो राष्ट्रीय आंदोलन जिनकी वजह से हुआ था, हम उन सब बातों का पालन करेंगे और उनको अपने हृदय में सजो के रखेंगे। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, 51C। ठीक, टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भाई हम देश की एक तरह से एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि जो हमारा देश है, भले ही ये कई स्टेट्स में टुकड़ों में बटा हुआ है, देखेंगे आप, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, इस तरह से कई राज्यों में हमारा भारत टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा भारत टुकड़ों में बटा हुआ भले है, लेकिन फिर भी हमारा भारत एक है, अखंड भारत है, इसके टुकड़े नहीं करे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है, एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। कोई भी अगर हमारे देश के अंदर इस तरह की भावना करने की कोशिश करेगा कि भाई तोड़ दो इस देश को, उत्तर प्रदेश वालों को कोई ऐसा भड़का रहा है कि राजस्थान वालों के साथ झगड़ा करो, ये अलग है, होता है ना, दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा करवाने के लिए लोग अजीब हरकतें करते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ भी करके। तो अगर हमारे देश की एकता और अखंडता को इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको भी एक तरह से हम रोकेंगे, और ये गलत है, और हम उसको बचाएंगे, अपने देश की हम एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। ठीक है, तो ये था 51C। चौथे नंबर पर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है आपका 51D में लिखा हुआ है, टू डिफेंड द कंट्री वन नीड अराइज। देखिए, जब भी हमारे देश की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग अपने देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मान लो बाहरी आक्रमण हो गया, चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लग गया, अब देश की सिद्ध सेना तो होगी नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम सब लोग भी, जितने भी नौजवान लोग हैं, हम लोग भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे जाएंगे। और इसके लिए कोई हम ऐसे नहीं कि बोलेंगे कि पहले हमें सेलेक्ट करो नौकरी में, हमें सैलरी दो, नहीं। ठीक है, वैसे ही इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब जब हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आएगी, तो हम उस मुसीबत से निपटने के लिए जितने भी कार्य हैं, हम अपने देश को बचाने के लिए करेंगे। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना जब महामारी का प्रकोप पूरे भारतवर्ष में फैला था, तो इस दौरान बहुत से ऐसे मजदूर थे वो अपने राज्य को छोड़ करके एक दूसरे राज्य में नौकरी के उसमें थे, लेकिन कोरोना के चलते सब काम धाम ठप बैठ गया, तो उनके पास अपने गुजर बसर के लिए भी एक साधन नहीं था। तो ऐसे में हमारे देश के लोगों ने क्या करा,
बाहर निकले और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, उनको रहने के लिए जो बहुत हो सकता था शेल्टर हाउस दिए, फूड दिया, इस तरह की चीज़ें करी। तो ये सब भी क्या है, ये सब यही तो है कि टू डिफेंड द कंट्री व्हेन नीड अराइज, जब हमारे देश को ज़रूरत थी मदद की तो हम लोग आगे आएंगे, है ना। ठीक है, अब 5वें नंबर पे क्या है, टू प्रमोट द हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द people and to respect the dignity of women, to promote harmony and brotherhood। देखिए हम लोग क्या करेंगे, भारत के सभी लोगों में, ध्यान से समझिए, हम भारत के सभी लोगों में एक तरह से समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करेंगे। मतलब कि हम अपने देश में एक भाईचारा वाला माहौल और मिलजुल करके एक साथ एक प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। तमाम वर्ग, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हम अलग अलग कर रहे हैं, नहीं, हम सब लोग इस तरह के काम करेंगे जिससे कि हमारा जो देश है, हमारे देश में सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल करके रहें और भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ रहें। हमारे देश में हम लोग इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के काम नहीं करेंगे कि हमारे देश की जो हार्मनी और ब्रदरहुड है वो टूटे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, हम लोग महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उनके सम्मान के लिए कार्य करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे या ऐसी कोई रीत नहीं चलाएंगे जिससे कि महिलाओं का एक तरह से शोषण हो। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो महिलाओं की प्रतिष्ठा होती है, जो सम्मान है, वो बरकरार रहे, ऐसे काम हम करेंगे और ऐसे कामों को हम और आगे प्रोत्साहित करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। जैसे कि आप देखिए कि क्या होता था कि एक ज़माने में सती प्रथा चलाई जाती थी। उस सती प्रथा में क्या होता था कि जो पति होता था अगर किसी का और उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस पति को जब चिता में जलाया जाता था तो उस जलती हुई चिता में उसकी जो पत्नी होगी उसको भी अपने प्राण त्यागने होते थे। ज़रा सोचिए, इस तरह की कोई प्रथा रही थी जिसमें एक जीते जागते आदमी को आग में झुलस दिया जाता था। सोचो, ऐसी प्रथा थी। ठीक है, तो इस तरह की प्रथाओं का भी अंत किया गया। और तो यही बता रखा है कि हम इस तरह के जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करना है और महिलाओं का जो भी है उनकी भी प्रतिष्ठा का पूरा हमें ख्याल रखना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, महिलाओं की प्रतिष्ठा का मतलब समझ के होंगे आप। और इसमें और भी सी आती है, जैसे कई से लोग हैं कि दहेज के लिए महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, है ना, उनके साथ दुराचार करते हैं। और आपने कई देखे होंगे, अभी एक साबरीमाला मंदिर का कोई केस आया था, उसमें महिलाओं को मंदिर में एंटर करने से रोक दिया जाता था कि महिलाएं हैं वो मंदिरों में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये तो गलत चीज़ है ना। तो इस तरह की बातों का भी आप अपोज करेंगे, इनको भी वो करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना। तो ठीक है, तो ये हुआ आपका 51E। ठीक, अब हमारे पास आता है टू प्रिजर्व अवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। ये आया 51F। इसमें लिखा हुआ टू प्रिजर्व अवर रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी परंपराएं हैं उसको हम सजो कर रखेंगे और उसका विकास करेंगे। ठीक, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या हो गया, 51G, सॉरी 51E था ना वो, हाँ ये G होगा, G होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, 51F और G, हाँ ठीक है। तो 51G में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्राकृतिक है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि अब देखिए हमारे नेचर ने हमको क्या क्या दे रखा है, नदियाँ हैं, झील हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, कितना अच्छा हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है ना। इस सब चीज़ों की भी हम सुरक्षा करेंगे। ठीक है, इन सबको हम संरक्षित करेंगे, है ना। और जितने भी हैं किसी भी प्राणी के ऊपर, प्राणी का मतलब यहाँ पर है कि देखिए जितने भी जंगली जानवर होते हैं उन पर तो प्राण है, वो तो प्राण है ना, प्राणी बोलते हैं फिर उन्हें, तो उनके भी हम लोग क्रूरता नहीं करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक, नदियाँ, झील, जंगल, वादियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबका हम संरक्षण करेंगे, इनको हम संभाल कर रखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। ये है हमारा 51, ये वाला हम पढ़ रहे हैं 51H, टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमैनिज्म।
मतलब हम लोग ज्ञान अर्जन पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, साइंटिफिक वे में नई नई चीज़ों की खोज करते रहेंगे, जिससे हमारा ज्ञान, विज्ञान, इन सब चीज़ों की बढ़ोतरी हो। ठीक। 51H के बाद आता है आई, 51I, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू नॉट टू यूज वायलेंस। मतलब जितने भी आप देखिए सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझिए। बसें हैं, ट्रेन हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, पार्क हैं, जो सरकार ने हम सबके लिए बना के दे रखी हैं। सुलभ शौचालय हैं, इस तरह के आप देखते होंगे, है ना, बहुत से होते हैं। तो ये सब क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इन सबको तोड़े नहीं, इनको संभाल के रखें। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो तोड़ो फोड़ो, होता है हमारे देश में, आप देखते होंगे लोग कहाँ पे कदर से करते हैं चीज़ों का, इनका ना, तो वो नहीं करना है, उनको संभाल के रखना है और किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। ठीक। तो ये लिखा टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी नॉट टू यूज वायलेंस है। ठीक। अच्छा आई, और ये आ गया फिर हमारा 51J। 51J में क्या है, तो स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देखो, हमें ऐसे प्रयत्न करने हैं, ऐसे प्रयास करने हैं, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा व्यक्तिगत विकास होता रहे, हमारा डेवलपमेंट होता रहे, है ना। आज हम कम पढ़े लिखे हैं, कल ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, हमारी वजह से 10 लोग और पैसा कमाएं, हम लोग और अपने आप को डेवलप करें। तो प्रत्येक आदमी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट करता रहे, ठीक है, निरंतर रूप से, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से। ठीक। अपना डेवलपमेंट, अब देखिए हर आदमी अगर अपना डेवलपमेंट करेगा तो क्या होगा, ओवरऑल पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, और पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो भाई पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई हैं कि हमें एक तरह से, मैंने आपको बताया कि जितना भी है व्यक्तिगत रूप से हम अपना डेवलपमेंट करें, जिससे कि सामूहिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने का लोगों को प्रयास मिलता रहे। ठीक है। और इसी वजह से हमारा, जब हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, अपने सोसाइटी का हमारा डेवलपमेंट होगा, तो हमारा देश भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, और देश डेवलप होगा तो वो हर उपलब्धियों को छू सकेगा। ठीक। ये हो गया जे। अब आप एक बात देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि 42वें जो संशोधन था उसमें 51A से लेकर के जे तक बात लिखी थी। यहाँ देखेंगे अगर, यहाँ 10 ड्यूटीज बताई थी ना, लेकिन मैंने आपको कहाँ तक बताई थी, ये इसमें 51A से यहाँ पर जे तक, लेकिन मैंने आपको कही थी 51K तक एट प्रेजेंट में। तो जब स्टार्टिंग में इसमें बात करी गई तो आप ये समझिए कि 10 ड्यूटीज थी 51A से लेकर के 51J तक, लेकिन एक और इसमें ड्यूटी जोड़ी गई। ठीक है। कब जोड़ी गई, अब ध्यान से देखिए, ये जोड़ी गई कौन से वाले संविधान संशोधन में, ये वाली आपकी जोड़ी गई थी, यहीं पर लिखा हुआ है, देख लो खुद। ठीक। 86वां संविधान संशोधन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को घटाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। वो 42 नंबर का था, ये 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ था, सन 2002 में। और इसमें एक और जो हमारा क्लॉज है, ये के, मैंने बताया था ना 51J तक तो हम पढ़ चुके हैं, तो एक आएगा अब हमारा ये वाला, ये है 51K, यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, ये है 51K। ठीक है। तो इस 51K में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, ये क्या है, 51K। ठीक है। इस 51K में क्या ड्यूटी जोड़ी गई कि जिनका भी बच्चा 6 साल से लेकर के 14 साल के बीच का है, उसको वो लोग शिक्षा दिलवाएंगे, स्कूल भेजेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया कि संविधान में टोटल 10 ड्यूटी थी, 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। और इसमें क्या बताया गया, कोई भी पेरेंट हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो क्या करेंगे, उस बच्चे को शिक्षा दिलाएंगे या शिक्षा के अवसर प्रदान कराएंगे जिस बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष की है। और इसी के लिए आपने देखा होगा भारत सरकार ने भी कई प्रकार के
मुफ्त में शिक्षा कार्यक्रम चलाए हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि 86/86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, या 51 के क्या है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐसा कौन सा नई ड्यूटी को जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 51 के है, जिसमें यह है कि अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड एज अ केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर। मतलब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, है ना, और वे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उन लोगों को, ठीक है, मुख्य तौर पर उनको आप स्कूल जरूर भेजेंगे। अगर बच्चा 6 से 14 साल का है तो आप उसको स्कूल जरूर भेजेंगे। तो ये आपके रहे कुछ टोटली जितने भी थे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद एक और इसमें टॉपिक है नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब इनकी प्रकृति कैसी है, किस तरह, क्या कहेंगे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम कहने को कहते हैं, इनका नेचर क्या है। देखो, ये एक तरह से आचार संहिता कह सकते हैं, ये नैतिकता की बातें हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं, है ना, नैतिकता की बातें हैं, बस एक लिख दी गई हैं लाइनें संविधान में। लेकिन जब तक ये कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल ही नहीं है, तो आपको लगता है हमारे भारत में कोई ऐसे मानेगा इन बातों को? हमारे यहाँ जब तक कानून का जोर ना हो तो कोई मानता ही नहीं है बात को। तो बस वही है, ये लिख के रख दी गई हैं, एक नैतिकता की बातें हैं, किसी पन्ने में लिख दी गई हैं और बस मानी जा रही हैं। और इसी के साथ यहाँ बताया गया कि द नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर ऑफ दिस ड्यूटीज, मतलब न्याय योग्य नहीं है इनके लिए। आपने बताया ना स्टार्टिंग में, फंडामेंटल राइट के लिए तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई नहीं जा सकता कि भाई ऐसा बोल दिया जाए कि ये व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे हमारे देश के पेड़ पौधे पशु पक्षियों की व्यवस्था, इसको जेल में डाल दो, है ना। या हम ऐसा बोल दें कि ये व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको ये सही से संभालने के लिए झाड़ू पोछा लगा के चमका नहीं रहा है, तो उसको भी जेल में डालो, जो हमारे में ड्यूटीज पड़ी। तो इन सब के लिए आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते लीगली। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि जो इसकी एक कठोर भाषा है, एम्बिगियस लैंग्वेज, किसकी, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो एक भाषा है, आम आदमी को क्या पता, है ना, कि सोवरेनिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ कंट्री क्या है। इन शब्दों का जो एक रिजिड नेचर है, ऐसे कठोर शब्द डाले गए हैं, आम आदमी को इनका मतलब ही नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो ये भी इसके एक नेचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये खाली एक बताया गया कि एक तरह से बस ये घोषणाएं हैं, बस नाम नाम की रह गई हैं, जिसका कोई पालन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बातें हैं, ये नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने आपको बता दी। खाली एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मेन बात ये ध्यान रखिएगा इसमें, ये कोड ऑफ कंडक्ट लिख दिया है यहाँ पर। एक सेकंड इसको उठा देता हूँ पूरा, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट याद रखिएगा, नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर है, एम्बिगियस लैंग्वेज है, नॉर्मली सिटीजन डज नॉट नो द मेंटेन सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, इन सब के मतलब ही नहीं पता, है ना। तो यही सब बातें हैं इसके बारे में, खाली ये घोषणा कर दी गई हैं एक तरह से संवैधानिक पन्नों में लिख करके। बाकी जब तक इसमें कानून का हस्तक्षेप ना हो तो ये सुचारू रूप से कार्य में नहीं रहती हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखी, और इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जितनी भी हैं आपको टोटली तो ना याद करें, कम से कम 6 और 7 तो याद करके जाइएगा। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन है, 10 ड्यूटी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि 11वें नंबर की ड्यूटी कब जोड़ी गई, सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा देने का बात करा गया था। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।